कि रदरफोर्ड की थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करने में नाकाम गई कि हाइड्रोजन में से स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। अब हम देखते हैं कि बोहर ने क्या किया। बोहर ने जो अपनी थ्योरी दी, बोहर की थ्योरी क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। बोहर ने मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स को जोड़ के एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम। अब इस थ्योरी की जो 3 मेजर पॉइंट्स हैं, इन तीनों मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये बोहर की थ्योरी की ये तीनों पॉइंट्स क्या कहती है। तो बोहर ने ये बात वही रदरफोर्ड वाली सेम बात कि जिस तरह से रदरफोर्ड ने कहा था एटम के 2 हिस्से हैं, बोहर ने भी कहा एटम के 2 ही हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जिसके अंदर, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है और जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो खाली होता है और जिस हिस्से के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बोहर ने भी वही सेम बात रखी जो रदरफोर्ड ने कही, लेकिन इसके अंदर बोहर ने एक थोड़ी सी चेंज की। बोहर ने कहा कि जिस तरह से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर ऑर्बिट्स को फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑर्बिट्स को इसने फिक्स कर दिया। जो इसने रदरफोर्ड की थ्योरी के अंदर जो कहा वो ये पहली पॉइंट कहती है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट्स होते हैं वो मखसूस ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर इसने ऑर्बिट्स को मखसूस कर दिया इसको कि इलेक्ट्रॉन जहां पे चाहे वहां पे रिवॉल्व नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। कि ऑर्बिट्स को उसने फिक्स कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के में रह सकता है, एल में रह सकता है, ए में रह सकता है। मींस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन मखसूस एनर्जी लेवल्स के अंदर होंगे। ए की एनर्जी उस एनर्जी लेवल में हो सकता है, एल एनर्जी लेवल में हो सकता है, एम एनर्जी लेवल। मींस इलेक्ट्रॉन मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करेगा। ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया। और आपको पता है ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, आप तो बोर की थ्योरी पढ़े हो, आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट के मुकाबले में सेकंड ऑर्बिट 4 गुना बड़ा है, फर्स्ट के मुकाबले में थर्ड ऑर्बिट 9 टाइम्स ज्यादा है। और इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को क्वांटाइजेशन कहा जाता है, कि जिसके अंदर इंटीग्रल मल्टीपल हो। ये तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि क्वांटा की एनर्जी h न्यू है, 2 क्वांटा की एनर्जी उससे डबल है, 3 क्वांटा की एनर्जी उससे ट्रिपल है। ये क्वांटाइजेशन का कांसेप्ट है। क्वांटाइजेशन का कांसेप्ट कहां से आता है? ये था मॉडर्न फिजिक्स। तो ये जो कांसेप्ट बोहर ने लिया था, ये कहां से लिया था? बोहर ने ये कांसेप्ट लिया था मॉडर्न फिजिक्स से। और मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद पे इसने ऑर्बिट्स को क्वांटाइज्ड कर दिया। बोहर ने कहा ऑर्बिट्स फिक्स हैं, रदरफोर्ड की तरह जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो नहीं, इसने ऑर्बिट्स को फिक्स कर दिया। और इसने एक अंदर की लेवल भी फिक्स कर दी कि यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं जाएगा। मींस इसने कहा एटम की परमानेंट एक जो है वो एग्जिस्टेंस परमानेंट है। इसने अंदर वाले ऑर्बिट के को फिक्स कर दिया, के से आगे नहीं जाएगा। जब के से आगे नहीं जाएगा, इसका मकसद है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करेगा, तो इसका मकसद है कि एटम की परमानेंट एग्जिस्टेंस है। मींस एटम की एग्जिस्टेंस परमानेंट है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट जो इसका पोस्टुलेट है, बहुत सारी चीजें बताता है। फर्स्ट पोस्टुलेट को अगर आप पीछे लेके जाओगे तो ये क्वांटम थ्योरी की तरफ चला जाएगा कि जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्वांटम थ्योरी से आया कि फर्स्ट क्वांटा डबल ट्रिपल इस तरह से। तो यहाँ पे भी देखे ना, फर्स्ट से सेकंड टू स्क्वायर,
थर्ड 3 स्क्वायर, 4 4 स्क्वायर, फिफ्थ 5 स्क्वायर, 6 6 स्क्वायर। इस तरह से क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है, जो ये पीछे चला जाता है क्वांटम थ्योरी की तरफ। ठीक है, और ये इसका मखसूस ऑर्बिट कर दिया इसने। ठीक है, और ये हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के खिलाफ बात इसने कही है। इसने कहा सर्कुलर ऑर्बिट्स है, जब सर्कुलर ऑर्बिट्स है तो उनकी तो पोजीशन फिक्स है। जब उसकी पोजीशन फिक्स है तो कौन सी वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी होगी, कौन सी, क्योंकि जब उसकी आप पोजीशन फिक्स कर दी मींस आपने कहा पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर अनसर्टेनिटी होती नहीं है, अनसर्टेनिटी वेव के अंदर होती है। जब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है ना तो अनसर्टेनिटी होती है। यहाँ पे तो कहा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि जब बोहर ने कहा उसका ऑर्बिट फिक्स है मींस बोहर के मुताबिक जो होता है इलेक्ट्रॉन लाइक अ पार्टिकल है। ठीक है, तो क्या कहा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इन इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर व्हिच इट्स ऑर्बिटल। अब इसकी निशानी है ये, ठीक है, कि ऑर्बिट्स फिक्स कर दिए। अब हमें कैसे पता लगे कि ये ऑर्बिट किसके बराबर होगा, ये ऑर्बिट कहां पे होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है किसी भी ऑर्बिट के अंदर तो उसके अंदर होता है एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि रोटेटरी मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है। तो बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि ऑर्बिट फिक्स है तो फर्स्ट ऑर्बिट कहां पे होगा भाई, तो इसने कहा फर्स्ट ऑर्बिट वहां पे होगा जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा या h कट के बराबर होगा। h कट जो होता है बेटा किसके बराबर होता है, h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। और सेकंड ऑर्बिट कहां पे होगा, सेकंड ऑर्बिट वहां पे होगा जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम 2h अपॉन 2 पाई होगा मींस 2h कट होगा। और थर्ड ऑर्बिट कहां पे होगा, मींस एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड कर दिया इसने, 3h अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 3h कट होगा मींस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। ये आप कह सकते हैं कि ऑर्बिट की पहचान ऐसी होती है जहां पे एंगुलर मोमेंटम nh कट होता है वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से। ये ऑर्बिट की पहचान है कि ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट वहां पे होगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 होगा, सेकंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम पहले के मुकाबले में डबल, तीसरे ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम ट्रिपल मींस क्वांटाइजेशन का कांसेप्ट। तो ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ये हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्बिट के अंदर जब आप ऑर्बिट की सर्कुलर ऑर्बिट करके उसका रेडियस फिक्स कर देते हो तो ये जो बन जाएगा इसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। तो आप कहोगे कि an electron moves only in those circular orbits for which its angular momentum L is an integral multiple of h upon 2 pi। इसको कहा जाता है इंटीग्रल मल्ट मींस इंटीजर्स। इंटीग्रल मल्टीपल का मकसद है जिसमें किसी भी चीज की वैल्यू ऑफ इंटीजर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वांटा की एनर्जी h न्यू 1 इंटीजर है, 1 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते। दो क्वांटा की एनर्जी 2h न्यू होगी मींस 2 इंटीजर मल्टीप्लाई हुआ। तीन क्वांटा की एनर्जी 3h न्यू होगा मींस 3 से मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह से फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम h कट, दूसरे का 2h कट, तीसरे का 3h कट मींस इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाओगे एंगुलर मोमेंटम निकालते जाओगे, इसको कहा जाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई या h कट। मैंने यहाँ पे h कट लिखा है बेटा, आप इसको कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे लिख ले इज इक्वल टू h कट। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब दूसरी बात बेटा, दूसरी बात क्या कहते हैं, दूसरी बात
जो बोहर की थ्योरी ने कही। बोहर की थ्योरी ने कहा जब इलेक्ट्रॉन किसी मखसूस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा, के अंदर कर रहा है, एल के अंदर कर रहा है, एम के अंदर कर रहा है, किसी भी मखसूस ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे एक आपके हो सकता है माइंड में हो कि कल हमने कहा था कि मैक्सवेल कहता है कि जब कोई भी चार्ज एक्सीलेट करेगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी। अब यहाँ पे आज हम क्या कह रहे हैं, बोहर क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट नहीं करेगा। तो इन दोनों चीजों के अंदर आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा होगा, लेकिन है नहीं। बेटा मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि ऐसी चार्ज जिसकी एक्सीलेशन ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड हो, तो ऐसी एक्सीलेशन वाली जो चार्ज होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी। जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं राउंड न्यूक्लियस, इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, इसका एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो चीज रिवॉल्व करती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर विद यूनिफॉर्म स्पीड विद कंजर्व्ड एंगुलर मोमेंटम रिवॉल्व कर रहा है। इसलिए मैक्सवेल की थ्योरी भी यही कहती है कि ये नहीं करेगा इलेक्ट्रो में, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी कहती है वो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है स्पीड का। तो ये जो रदरफोर्ड की थ्योरी के अंदर अस्यूम किया गया था कि एक्सीलेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी, एक्चुअली ये असम्पशन ही गलत थी, क्योंकि ऐसी चार्ज जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाएगी वो नहीं करेगी। वो चार्ज जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी। ठीक, तो बोहर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी मखसूस ऑर्बिट के अंदर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है कोई भी लाइट इमिट नहीं करेगा, एल के अंदर होगा कोई भी लाइट इमिट नहीं करेगा। इसीलिए आम तरह से जो चीजें होती हैं उनके अंदर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इसलिए उनमें से कोई भी लाइट इमिट नहीं होती है। ठीक, तो ये है सेकंड। और इन ऑर्बिट्स को कहा गया कि ये स्टेशनरी स्टेट्स हैं, ये नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स हैं, ये अलोड ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, इन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं कि इनको आप ऑर्बिट्स को सब ऑर्बिट्स को बेटा आप सब ऑर्बिट्स को कह सकते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। बेटा नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, अलोड ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा जाता है, कि जैसे चार्ज इनके अंदर स्टेशनरी हो, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट नहीं करती, इसलिए इसको स्टेशनरी स्टेट्स नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स या अलोड ऑर्बिट्स कहा जाता है। तो बोहर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने मखसूस ऑर्बिट के अंदर होगा तब तक वो किसी भी किस्म की लाइट इमिट नहीं करेगा। और इसीलिए बोहर ने कहा कि आम चीजों में से लाइट इसलिए इमिट नहीं होती क्योंकि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, इसलिए वो लाइट इमिट नहीं करते। तो क्या कहती है सेकंड पॉइंट, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी कंजर्व का मकसद होता है कि जब तक के में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कंजर्व मींस वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कौन सी होती है, जब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के में होता है, एल में होता है, एम में होता है, एन में होता है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है बेटा? उसके पास दो एनर्जीज होती है। उसकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की चार्ज होती है, न्यूक्लियस के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। और यही न्यूक्लियस की जो चार्ज, जो न्यूक्लियस की कूलम्स फोर्स होती है, जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, और उसी अट्रैक्टिव फोर्स से वही सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कर रहा होता है, इसलिए इसके पास दो एनर्जीज होती है। इसके पास टोटल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, देयरफॉर इसके अंदर दोनों एनर्जीज होती है, और ये कंजर्व रहती है। कंजर्व रहती है मींस न इंक्रीज होती है न डिक्रीज होती है। और आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो कभी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती। ये हमने फोर्थ चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, इसलिए इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहने का मकसद है कि एक मखसूस ऑर्बिट के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा लाइट एमिट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। ये दो पॉइंट्स होती है बेटा, ये दो पॉइंट्स एटम को डिस्क्राइब करती है। इसको हम ब्रीफली समराइज कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द बोर एटम के दो ही हिस्से हैं, एक न्यूक्लियस है, एक वो स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन थोड़ा चेंज के साथ कि रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व कर सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर गिर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी ऑर्बिट्स फिक्स होते हैं और वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, और उसने एक मखसूस ऑर्बिट्स को फिक्स कर दिया। ऑर्बिट वहां पे होगा जहां पे एनर्जी लेवल जो होगी वो उसके एंगुलर मोमेंटम h/2π या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन के में रह सकता है या एल में रहेगा, के और एल के दरमियान भी नहीं रह सकता, जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। मींस दोनों एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो गैप होता है उसको फॉरबिडन एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन किसी मखसूस ऑर्बिट के अंदर रहेगा उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, मकसद उसमें से किसी भी किस्म की लाइट एमिट नहीं होगी। तो ये पॉइंट कहती है द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन द सेम ऑर्बिट। फिर लाइट कहां से एमिट होती है, फिर स्पेक्ट्रम का रीजन क्या होता है। ठीक है, फिर एटम में से लाइट एमिट क्यों होती है, तो इसका रीजन भी बोर ने दिया। तो बोर ने कहा एक्चुअली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से लोअर ऑर्बिट के अंदर होता है, सपोज करें इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट के अंदर है, लोअर ऑर्बिट के अंदर उसके पास एनर्जी होती है थोड़ी। जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो ये एनर्जी गेन करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट के अंदर होता है एनर्जी टोटल उसके पास कम होती है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी वजह से ऊपर चला जाता है, जैसे आप हाइड्रोजन को जब ट्यूब के अंदर रख के कैथोड रेज पास करवाते हो, तो आपको पता है कैथोड रेज जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। जब वो हाइड्रोजन के एटम से गुजरते हैं तो आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इसलिए जब वो हाइड्रोजन से गुजरता है तो कैथोड रे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और रिपेल करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर ऑर्बिट में चला जाता है। और हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो हायर ऑर्बिट को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उसका लाइफ टाइम बहुत ही थोड़ा है।
जिसको हम कहते हैं 10⁻⁸ सेकंड के हायर स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकंड। और इसका यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन किसी वजह से ऊपर आ गया हायर स्टेट में, और हायर स्टेट के अंदर इसका लाइफ टाइम होता है 10⁻⁸ सेकंड। और 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये वापस खुद ब खुद नीचे फॉल करेगा, और जब ये नीचे फॉल करेगा तो जो वो एनर्जी गेन करके लेके गया था, वो एनर्जी जो होती है वो इस तरह से एमिट होगी। तो बोहर ने इस बात का रीजन दिया कि एक्चुअली होता ये है कि जब आप किसी भी हाइड्रोजन गैस से कैथोड रे पास करवाते हो तो उसमें से जब कैथोड रे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन के अंदर ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्साइटेड करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर में चले जाते हैं। हायर स्टेट्स को हम एक्साइटेड स्टेट्स कहते हैं, और हायर जो एक्साइटेड स्टेट है ना वहां पे इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, क्योंकि एक्साइटेशन ज्यादा देर तक नहीं रहती, थोड़ी देर के बाद इंसान नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, इलेक्ट्रॉन को वापस आना है। इलेक्ट्रॉन कितने टाइम के बाद, बहुत ही थोड़े टाइम के बाद वापस खुद आएगा। ये स्पॉन्टेनियस होता है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियसली इसको वापस आना है। आपको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉट ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन होता है, कोई नहीं इसको लाता, खुद ब खुद ये वापस आना है, इसको अपने ऑर्बिट में आना है, ओरिजिनल स्टेट के अंदर आना है आपने। तो इसी तरह से ये जब वापस आता है तो जाते हुए उसने जो एनर्जी गेन की थी वो वापस आते हुए लूज करेगा, और उसी की वजह से स्पेक्ट्रम बनता है। अब डिफरेंट एटम्स के अंदर दो ऑर्बिट्स के दरमियान, और ये जो इसके अंदर एनर्जी इमिट होती है, अब इसके अंदर हम ले रहे हैं, ये इनिशियल स्टेट होगी, इसकी एनर्जी EI होगी, और इसको हम EF कहते हैं, क्योंकि हम फॉल वाला कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है तो ये EI होगा और ये EF, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो ये EI होगा और ये EF होगा, ये EI होगा और ये इसके लिए EF हो। जाने के लिए ये लिखेंगे, वापस आने के लिए लिखेंगे। और ये जो फोटॉन इमिट होगा, इस फोटॉन की एनर्जी होगी EI माइनस EF। ठीक है, आप इसके अंदर कह सकते हैं E इज इक्वल टू H, इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा, ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू HQ इज इक्वल टू EI माइनस EF, मीन्स डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होगा, या इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हो जाएगी EI माइनस EF अपॉन H, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं H कट इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई, यहाँ से आप कर सकते हैं H इज इक्वल टू 2 पाई H कट, तो आप ये कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू EI माइनस EF अपॉन 2 पाई H कट, इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो इस सेंस में आप इसको लिख सकते हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे लिख लें कि EI इनिशियल फॉर एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के लिए इनिशियल है, EI फाइनल बेटा, ये इसको आप इस तरह से ले लें, ये आप इसको इस तरह से लिख लें, क्योंकि फिर आप मैसेज करते फिरोगे। EI हायर स्टेट फॉर डी एक्साइटेशन बेटा, डी एक्साइटेशन के लिए हायर स्टेट होती है EI, लोअर स्टेट फॉर एक्साइटेशन बेटा, एक्साइटेशन के लिए लोअर, EF लोअर स्टेट फॉर डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन के लिए लोअर स्टेट होगी, और EF हायर स्टेट फॉर एक्साइटेशन। बेटा जब एक्साइटेशन करेंगे तो लोअर स्टेट EI और जो है वो हायर स्टेट EF, जब
होगी तो हायर स्टेट EI होगी और ये EF होगी। इसको इस सेंस में रखिएगा बेटा। तो बोर ने सक्सेसफुली इस बात का जवाब दिया कि एक्चुअली होता ये है कि जब आप हाइड्रोजन को ट्यूब के अंदर रख के कैथोड रेज पास करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं हायर ऑर्बिट के अंदर, और हायर ऑर्बिट के अंदर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक वहां पे रुक नहीं सकते, वापस आते। इसलिए यहाँ पे जो इनर्शियल ट्रांजिशन होती है इसको हम कहते हैं इनर्शियल ट्रांजिशन। इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से उनमें से लाइट इमिट होती है जिसका स्पेक्ट्रम बनता है। और डिफरेंट एटम्स के अंदर एक ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होता है, इसलिए ये जो एनर्जी होती है ये डिफरेंस के बराबर एमिट होती है और मुख्तलिफ एटम्स का डिफरेंट जो होता है वो ये डिफरेंस होता है, इसलिए उसका स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ होता है। अब कल हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस बोहर की थ्योरी सही है। अगर बोहर की थ्योरी सही है तो बोहर की थ्योरी से आप बाल्मर का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो कल हम फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि अगर बोहर की थ्योरी से बाल्मर का फार्मूला ड्राइव हो जाता है, इसका मकसद है बोहर की थ्योरी सही कहती है। कल डिस्कस करेंगे।